अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आमना गफूर। और आज हम इस वीडियो में जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे वो बच्चों से रिलेटेड है, विच इज़ कंडक्ट डिसऑर्डर। और अगर हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसका क्राइटेरिया में 15 सिम्टम्स आते हैं, जिनमें से 3 का मैच करना, मीट करना क्राइटेरिया में ज़रूरी होता है, तभी हम इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम लोग ड्यूरेशन की तरफ जाएं तो ड्यूरेशन कम अज़ कम 1 साल रही हो सिम्टम्स के लिहाज से, और या फिर 6 महीने का ऑनसेट रहा हो, तो ही हम कह सकते हैं कि इस बच्चे में ये इस तरह का कोई डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है। तो अगर हम लोग इसको अगर एज के हिसाब से देखें तो फिर अगर बच्चा 10 साल से उम्र की कम है बच्चे की, तो हम उसे प्री ऑनसेट की यानी कि अर्ली ऑनसेट कहा जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर का। और अगर एज उसकी 10 साल से ज़्यादा है तो हम उसे बिल्कुल कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। और अगर इसमें स्पेसिफिकली इस डायग्नोस के साथ इसके डायग्नोसिस में देखा जाए तो एक इसका आता है लिमिटेड प्रो सोशल इमोशन, एक स्पेसिफायर आता है जिसमें 4 क्राइटेरिया है और 4 में से भी 2 का आपका मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला तो है जी आपका लेक ऑफ रिमोर्स। लेक ऑफ रिमोर्स ये होता है कि अपनी बच्चे ने अगर गलती की है तो अपनी गलती को बिल्कुल ही ना मानना। यानी कि बाज़ात अगर लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे ने कोई चोरी वगैरह की है या कुछ भी किसी की कोई कीमती चीज़ चुरा ली है, कोई सोने की चीज़ चुरा ली है या वैसे कोई पर्स वगैरह चुरा लिया, तो अपनी गलती को बिल्कुल ही माना ही ना क्योंकि एक्सेप्ट तो तब करेंगे ना जब कि वो उन्हें लगेगा कि उन्होंने कुछ गलत किया। तो इसमें रिमोर्स का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को गलत मानना ही ना कि मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लास लेक ऑफ एम्पथी। एम्पथी यानी कि अपने अंदर ही उन्होंने एक इस तरह की बनाई होती है जगह कि उन्हें किसी की उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता कि अगर उनकी वजह से किसी की चीज़ चोरी हो गई है या उन्होंने चीज़ चुरा ली है तो उसका कितना नुकसान हुआ होगा। तो इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल ही एहसास नहीं होता। क्यों नहीं एहसास होता? वो अपने आप को गलत ही नहीं मानते। तो जब वो अपने अंदर ही एक वो जो ज़मीर वाला सिस्टम है वो अपने अंदर ही उनको नहीं पता कि मैंने कुछ गलत किया है, तो वो उनकी कॉन्सेंस नहीं जागेगी, तो उनको किस तरह वो किसी की तरफ एम्पैथी होगी कि उनकी वजह से किसी का नुकसान वगैरह हुआ है। तो ये वाला फैक्टर उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर थर्ड आ जाता है जी शैलो और डेफिशिएंट अफेक्ट। यानी कि अगर जैसे उन्होंने चोरी की हमने बात की तो उन्हें पता चल गया कि घर में उन्होंने बात की, उनके घर में हुई कि इस तरह उनकी चीज़ चोरी होगी या कुछ भी है, और उन्हें पता भी चल गया कि उन्होंने ही ये काम किया है घर में। लेट्स सपोज उनकी मदर ने उन्हें कहा कि तुमने ये चोरी वगैरह की या गलत काम किया है, तो वो वक्ती तौर पे क्या करेंगे, बात को टालने के लिए कह देंगे अच्छा जी, लेकिन दिल से वो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनमें ये इफेक्ट ही नहीं आता। और अगर बाज़ात जैसे किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और बाद में उन्हें बताया गया कि ये फ़लानी चीज़ इस तरह हुई थी या इस तरह हुई, तो वो कहेंगे अच्छा अब वो बात ख़त्म होगी ना। तो या कोई गैम्बलिंग की उन्होंने या कोई चोरी चकारी बड़ी बड़ी बहुत वाली कर दी उन्होंने, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन बाद में कहेंगे अच्छा अब ये बात ख़त्म होगी ना तो इसको ख़त्म ही रहने दें। यानी कि एक वो उनका जो शैलो फैक्टर है वो नज़र ही नहीं आता। फिर आ जाता है जी फोर्थ पे अनकंसर्न्ड अबाउट परफॉर्मेंस। यानी कि परफॉर्मेंस यानी कि अगर जॉब स्कूल में है तो स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान ना देना, या जॉब सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो अपनी जॉब वगैरह पे कोई उन्हें नहीं पता, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, तो उन्हें कोई इससे कंसर्न बिल्कुल नहीं होता। वो अपने ही सिस्टम में कहीं ना कहीं उलझे हुए होते हैं। और अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे अब्यूज़ आपका बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर आ जाता है, जिसमें फ़िज़िकल अब्यूज़ भी है, आपका इमोशनल अब्यूज़ भी है और सेक्शुअल अब्यूज़ भी है। इमोशनल अगर हम लोग फ़िज़िकल अब्यूज़ देखें तो डेफिनेटली फ़िज़िकल वायलेंस वगैरह, मारपीट और ऐसा माहौल वगैरह, क्योंकि अब्यूज़ को हम मायने हर लिहाज से लेते हैं, गाली गलौज करना, सेक्सुअली वायलेशन वगैरह होना, तो इस लिहाज से भी लेते हैं। और इमोशनली ये है कि इमोशनली उन्हें किसी तरह का कोई मतलब कि उन्होंने किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया या कोई उनके साथ कोई इस तरह की ट्रॉमा वगैरह गुजरा हो, ट्रिगर किया हो कोई चीज़, तो तब भी ये कंडक्ट डिसऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा आगे डायग्नोज होता है। और अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो सेक्सुअलिटी में डेफिनेटली सेक्स रिलेटेड इश्यूज भी उनके साथ रहे हों या कोई बुलिंग वगैरह इस तरह के केसेस मिले हों, तो डेफिनेटली इस तरह का डिसऑर्डर जो है वो सामने
आ जाता है। इसके अलावा फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है इसके कॉजेज़ में। आपका घर का माहौल बहुत ज़्यादा गाली गलौज वाला था, या तंग नज़र वाला था, या डांट डपट वाला था, तो तब भी ये वाला इस तरह का कोई डिसऑर्डर जो है वो सामने आता है। फिर उसके अलावा घर में पैसों का कोई बहुत मसला रहा है, या लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर उसके आपकी जो फैमिली इश्यूज़ हैं उसमें आपकी मैरिज इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बात डिवोर्स तक चली गई, तो इस तरह के इश्यूज़ में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती है। फिर आपकी सोशल मीडिया की वॉलेशन आपने देख लिया कि कोई टीवी वगैरह पे कोई इस तरह की वॉलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा देखी है आपने, फिज़िकल रिलेटेड हो या सेक्सुअल रिलेटेड हो, तो वो उसमें भी इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ जाते हैं। फिर इसके अलावा किस ड्रग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा ड्रग के करीबी होते हैं कि कोई घर पे ड्रग वगैरह करता था, लेता, लाइक बात चर्च वगैरह तक पहुंच गई, या फिर सिगरेट वगैरह पीते थे तो उससे आगे फिर नेक्स्ट स्टेप चर्च या शराब वगैरह इस तरह की चीज़ों पे चला गया। तो ये भी इसके कॉजेज़ में बहुत एक अहम वजह बनती है, क्योंकि हम जब अब्यूज़ की बात कर रहे हैं तो ये मेन फैक्टर होता है जो कि आपको ट्रिगर कर देता है। फिर उसके अलावा घर में जो पेरेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा, या माहौल घर का बहुत ज़्यादा हार्श था, कि पेरेंट्स ने यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे को दबदबा में रखा हुआ था, और अगर बच्चे ने कभी पॉजिटिव कोई बात कहने की भी कोशिश की तो उसको निगलेक्ट कर दिया गया, या इग्नोर किया गया, या फिर उसने अगर कोई इस तरह का मामला भी उसके साथ रहा तो उसको पनिशमेंट पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हार्श वाली दी गई, कमरों में बंद कर दिया गया, या उसको फ़िज़िकली तौर पे इस तरह की बहुत ज़्यादा डांट डपट रही हो, या लेक ऑफ सपोर्ट बहुत ज़्यादा घर में उसको नज़र आया, कि उसने अगर कोई चीज़ भी पॉजिटिव तरीके से करनी चाहिए या किसी तरह का सपोर्ट मांगा तो उसको वो ना मिला, तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा बच्चे को ट्रिगर कर जाता है इस मामले में। फिर अगर जी हम लोग रेशियो की बात देखें तो ये बॉयज़ के गर्ल्स के मामले में बॉयज़ में बहुत ज़्यादा होता है 10, यानी कि अगर देखा जाए वैसे तो जो हमारा ODD है, यानी कि ऑपोजिट डेफिशिएंट डिसऑर्डर जो है ऑपोजिशनल, उसमें क्या होता है जी, वो भी रिलेटेड चाइल्ड रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन उसमें तो बॉयज़ और गर्ल्स में सेम सेम रेशियो चल रही होती है कि बॉयज़ को भी होगा और गर्ल्स को भी होगा। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे साथ कि अगर एक लड़की को है तो उसके मुकाबले में 10 लड़कों को होगा, तो क्योंकि लड़के आपको पता है कि वॉयलेशन और अग्रेशन वगैरह में इस चीज़ में ज़रा उनका ज़्यादा होता है रुझान, तो कुछ वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होने की वजह से भी वो उनमें वो जेंडर फैक्टर आना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से भी ये उसके ज़्यादा करीब होते जाते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के। फिर इसमें जी हमने अगर बात की थी तो हमने सेक्स की बात की थी कि सेक्सुअल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हमने अब्यूज़ और बुलिंग वगैरह ये सारे इश्यूज़ हमने देखे कि अगर बच्चा स्कूल में भी है तो या तो उसके साथ अगर वो किसी के साथ बुलिंग वगैरह करता भी है, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिज़िकली किसी और मायने में भी हो, तो में भी बच्चे के साथ भी ये सारे मामला हो चुके हैं। फिर उसमें एडिक्शन का एक फैक्टर बहुत मेन आ जाता है। एडिक्शन का जैसे मैंने पहले भी बात की कि ड्रग, घर में कोई ड्रग की हिस्ट्री रही हो, यानी कि किसी ना किसी को ड्रग्स का कोई जैसे चर्च वगैरह पीता है, या फिर शराब वगैरह तक बात पहुंच गई, या इसी तरह की कोई और हेरोइन वगैरह या इस तरह की, या फिर इंजेक्शन वगैरह लेना, या फिर आपके जो कोई दूसरे हमारे ड्रग्स हैं, चाहे वो दवाई की सूरत में इस तरह की कोई ड्रग हिस्ट्री रही हो, तो वो भी ये जो डिसऑर्डर है उसकी कोशिश की वजह बन जाते हैं। फिर इसमें ADHD जो डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है, वो हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी इस तरह के डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है उसको अटेंशन की कमी है और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो बार बार अग्रेशन का एक फैक्टर आना, तो वो बच्चे में ये ट्रिगर करती है चीज़। तो इसके बाद एक हमारी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कह सकते हैं हम उसको, कि बच्चे में कोई ना कोई डिसेबिलिटी, यानी कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे नहीं हैं, या फिर उसको मोटर न्यूरॉन्स या इस तरह की कोई मसला उसका रहा हो जिसमें उसकी इंटेलेक्चुअली कोई डिसेबिलिटी रही है, तो फिर भी ये वाला डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है।
अच्छा जी, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो है सीबीटी का। यानी कि पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइल्ड का जो बच्चा है उसका अपना भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के लिए। डेफिनेटली इसमें हमारी फार्माकोथेरेपी यानी कि मेडिसिन वगैरह का भी रोल है, लेकिन फोर फ्रंट पे अगर हम लोग देखा जाए हम लोग का, तो फिर उसमें हमारी जो साइकोथेरेपी है या सीबीटी का फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें बच्चों को ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत होती है कि उनकी गलती कहाँ पे है और किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है बच्चे को चीज़ें आइडेंटिफाई कराने में, और उनसे रिजिलियंटली बैकआउट करने में बहुत फ़र्क आ जाता है बच्चों की पेरेंट्स के सपोर्ट से बच्चों में। और अगर अगर तो बच्चे ऑन द स्पॉट कुछ अरसे बाद ही इसमें, जैसे मैंने अर्ली ऑनसेट की बात की थी, तो बच्चे अगर पहले ही इसमें रिकवर कर जाते हैं तो उसमें फैक्टर जो है वो बात आगे तक नहीं जाती। लेकिन अगर ज़्यादा जो ये फैक्टर है ग्रोथ करने लग जाता है, उनमें डायग्नोस लेट ऑन हो जाता है, फिर जो ग्रोइंग एज में जाके बच्चे, अक्सर हमने देखा है कि एंटी सोशल एंजाइटी जो है या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इस तरह के डिसऑर्डर्स में भी मुब्तला हो जाते हैं, तो वो फैक्टर ज़्यादा आ जाता है। तो अगर हम इसको लाइट लाइट सा समराइज़ करें तो फिर इसमें कहा जा सकता है कि इसके 15 क्राइटेरिया हैं, और 15 क्राइटेरिया में से भी 3 का मीट करना बहुत ज़रूरी है सिम्टम्स का। और अगर हम लोग इसकी ऑन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि कॉजेज़ बनते हैं। उसमें फैमिली का माहौल और ड्रग हिस्ट्री, हमारा मीडिया, सोशल मीडिया यानी कि टीवी वगैरह पे कुछ ऐसा वॉल्यूशन वगैरह देखा, व्यूज़ इसका एक मेन फैक्टर आ जाता है, और ये लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ज़्यादा होता है। और ट्रीटमेंट में इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो हम लोग साइकोथेरेपी के ज़रिए या फैमिली सपोर्ट के ज़रिए बच्चे को चीज़ से रिवर्ट करने में हेल्पफुल आउट कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रोफेशनल अगर आप लोगों को मदद चाहिए तो उसके लिए फिर आप किसी भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को आप रब्ता करें, और बच्चे के साथ होने वाली तब्दीलियों को महसूस किया करें, और देखें कि आपका बच्चा अभी किस नोए पे है और किस तरह बढ़ती जा रही है नोए। बाकी प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप साइकोलॉजिस्ट को रब्ता करें। और मेडिसिन का रोल है इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें सीबीटी या साइकोथेरेपी का रोल है, तो वो आपका मेन फैक्टर आता है जो कि बच्चों की पेरेंटिंग में माँ बाप को हेल्प करता है कि कैसे वो अपने बच्चे को इस डायग्नोस से वापस लेके आ सकते हैं। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि दूसरे लोगों को भी वक्ती तौर पे मदद मिले और उन्हें पता चले कि उनके बच्चे किस तरह के डिसऑर्डर से दो चार हो रहे हैं। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।